कि यूपी में क्या होगा। 27 की सत्ता का धर्मयुद्ध शुरू हो गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्तर में थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, एक खास कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि बीजेपी के चाणक्य ने बंगाल जिताया है, गृह मंत्री अमित शाह ने। अब उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की। तो योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं और यह माना जा रहा है कि योगी के कल के बयान से ही 27 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे सबको। क्या किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदुए रहे। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। उत्तर प्रदेश में मई के महीने में सिर्फ आसमान से आग नहीं बरस रही, बल्कि आक्रामक बयानों ने भी यूपी में सियासी तपिश बढ़ा दी है। क्योंकि 2027 में सत्ता के लिए धर्मयुद्ध का आगाज हो चुका है। चुनाव से एक साल पहले ही हिंदू, मुसलमान और नमाज जैसे मुद्दे जोर पकड़ने लगे हैं। सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी लाइन तय कर ली है। योगी और अखिलेश चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक पिच तैयार है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। अपराध से लेकर महंगाई, महिला, तमाम मुद्दों पर सियासी एनकाउंटर हो रहा है। तो रही अब आपको बताऊं योगी क्या कह रहे हैं, और योगी के बयान पर आज अखिलेश ने पलटवार किया। अखिलेश क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा था नमाज पढ़नी है तो तय जगह पर पढ़िए, ज्यादा संख्या है तो शिफ्ट में पढ़ लीजिए। हम किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता भी नहीं होने देंगे। सड़कें नमाज या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा यह मुद्दों को भटकाकर असली सवालों से ध्यान हटा रहे हैं। कौन सड़क पर नमाज पढ़ रहा है? अगर जगह कम है, कोई सड़क पर नमाज पढ़ भी रहा है तो क्या दिक्कत है? किसी के धर्म में दखल मत दो और ना उसका अपमान करो। इसी तरह राजा भैया ने कहा आज जितने भी मुसलमान हैं वो पहले हिंदू ही थे। ये अरब से नहीं आए, ये सब यहीं के रहने वाले हैं। आस्था विहीन कायरों ने दबाव में धर्म बदल लिया, जबकि वीर और बलिदानी लोग अपने धर्म पर कायम रहे। इस पर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास ने जवाब दिया, यह सही है कि हिंदुस्तान में लोग धर्म बदलकर मुसलमान बने, लेकिन इसकी वजह डर या लालच नहीं बल्कि छुआछूत थी। मोहम्मद साहब का इस्लाम ही असली इस्लाम है, लेकिन मुगलों ने जो नियम लागू किए वो असली इस्लाम नहीं है। शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा अरब से कुछ मुसलमानों ने भारत आकर इस्लाम का प्रचार किया, उससे प्रभावित लोगों ने इस्लाम कबूला, लालच और दबाव में नहीं। लोगों ने अपनी मर्जी और खुशी से इस्लाम स्वीकार किया। भारत में करोड़ों मुसलमान यहीं के रहने वाले हैं और भारतीय हैं। सुनिए जरा, इन बयानों के बाद यह माना जा रहा है कि 27 की तैयारी भी सियासतदानों ने शुरू कर दी है क्या? से पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। हम लोग आज भी बाहर बैठे हैं सड़क पर। अगर सरकार मना कर लेगी कि हम प्रेस नहीं सड़क पे कर सकते हैं, तो सरकार हर आयोजन को सड़क पे करा रही है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किया। किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम बहस करने लगे और चीजों पर। मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदुए रहे। ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। और जो धार्मिक थे, जो वीर थे, जो बलिदानी थे, हम सभी लोग उनकी संतानें हैं। गोली मार देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे सबको। क्या अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, मेरे लिए फर्ज है नमाज पढ़ना, तो मैं तो रास्ते पे पढ़ूंगा। क्या करेंगे? मार देंगे, मार दो।
अरे 5 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है, मगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूं ये मुख्यमंत्री को जरा भी शोभा नहीं देता। बहुत ज्यादा दिन हो नहीं पाएगा, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करके नफरत कर करके, तो ये धीरे धीरे जो छोटे लोग हैं उनको खत्म करने की दिशा के अंदर ये सरकार बढ़ रही है। वो तो एकदम सही बोले हैं, सड़क चलने के लिए है और वो सारे ना समझ है, वो सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? इसमें थोड़ा समझदारी की जरूरत है। नमाज की जगह वहाँ हो, रोड पे हो, घर में हो, गंगा जी किनारे जहाँ मन तहाँ नमाज थोड़ी ना पढ़ा जाता है, उसका एक स्थान बना है। पूजा करने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा। आप अपने घर पे पूजा कर सकते हैं, आप अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं, आप अपने मस्जिद में पूजा कर सकते हैं। नमाज पढ़ने से 5-4 मिनट की कुछ नहीं हो रहा, अगर पढ़ भी लेगा सड़क पे आदमी, ना उससे ट्रैफिक रुकेगा ना कुछ बाधा होगा। तो मसला हल होने वाला नहीं कि नमाज ना पढ़ो, यहाँ ना खड़े हो, नहीं होते भाई, इससे क्या हो। नमाज जो रोड पढ़ते ये शक्ति प्रदर्शन है मुस्लिमों का, ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए दिखा रहे कि यहाँ पे हमारी आबादी है और ये आने वाले समय में हम आपको दबा कर रखेंगे। इस सड़क पे हो जाता है तो पूरा भीड़ होने से एम्बुलेंस या किसी प्रकार की रास्ते में निकलने पे समस्याएं आ सकती है। अगर नमाज पढ़ना ही है तो भैया उनके पास जगह है तो वहाँ भी पढ़ा जा सकता है। देश के मुख्यमंत्री हैं, पूरी जनता का उनका सम्मान और ध्यान देना जरूरी है, जिससे हर आदमी सुरक्षित रहे। अगर मना करते हैं तो अच्छी बात है, हम सुरक्षा के दृष्टि से भी देखते हैं। आपने देखा होगा कभी मरीज जा रहे हैं, कभी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, अगर ऐसे में अगर रोड को अगर जाम कर दिया जाएगा तो क्या समय से लोग पहुंच पाएंगे? एम्बुलेंस लगी है, आप रोड जाम किए हैं, कोई जा रहा है अर्जेंट, किसी को ट्रेन पकड़ना है, कहीं जा रहा है अर्जेंट, फिर माहौल भी बिगड़ जाता है। अगर जरा से बोल दे तो उस बीच का माहौल भी तो खराब हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है भाई ठीक है, वो रोड पे नहीं पढ़ना है, शिफ्ट हो जाए तो अच्छी बात है। भाई हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी बात रखनी चाहिए। हमारा हिंदू समाज भी तो पूजा करता है, पाठ करता है, रोड चक्का जाम करके नहीं करता है ना कि हर शुक्रवार जाम करेगा या कोई एम्बुलेंस जा रहा है या कोई पेशेंट जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो ये तो गलत है। ये तस्वीर देखिए आसनसोल की है। आसनसोल में हिंसा हुई, पत्थर चले, आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस चौकी तोड़ दी गई। अब इस मामले में देखिए, पहले तो 31 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, अब इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। चस्पा कर दिए गए हैं पोस्टर। जहांगीर मोहल्ला क्षेत्र में 15/5/2026 को घटित हिंसक घटना के संबंध में आसनसोल नॉर्थ थाना में एक मामला दर्ज किया गया। उक्त घटना में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड सरकारी जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने हिंसा की दूसरी जगहों पर, उनकी देखिए परेड कराई गई है। उन उपद्रवियों को पकड़ा है पुलिस ने, उसके बाद सड़क पर घुमाया है जिससे लोगों में संदेश जाए कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, पत्थर नहीं चलाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देखिए जरा उपद्रवियों पर किस तरह से शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आसनसोल की तस्वीर दिखा रहा हूं। 3 दिन पहले लाउडस्पीकर को लेकर आसनसोल में बवाल हुआ और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में भीड़ ले जाकर तोड़फोड़ की। शुभेंदु सरकार ने उपद्रवियों को पकड़ा है, उन पर एक्शन लिया है और हिंसा और बवाल को लेकर 25 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए पहले उनका जुलूस निकाला सबके सामने और दंगाइयों से वसूली का नोटिस भी जारी किया उन्हें। घटना के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती स्तर पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है और संबंधित विभागों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई। दूसरी तस्वीर ये देखिए, 17 मई को प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। इस पत्थरबाजी में करीब 10 पुलिस वाले घायल हुए थे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऐसे देश विरोधी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। शुभेंदु ने कहा पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। बंगाल में भी लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। पहले बंगाल में डर का माहौल था, अब नहीं है। अब पुलिस पर पत्थर किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा।
अब इस मामले में 40 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। कश्मीर और बंगाल का एक साथ बात करना बंगाल का इंसल्ट है। कश्मीर का मसाला एकदम दूसरा था, लेकिन आज जो बंगाल को कश्मीर के साथ नया चीफ मिनिस्टर इक्वेट कर रहे हैं, ये बहुत दुख का बात है। ये नहीं होना चाहिए। बंगाल कभी कश्मीर जैसा बना नहीं और होगा भी नहीं। देखिए, पत्थरबाजी करने का बंगाल में कोई कोशिश करेगा तो शुभेंदु अधिकारी उसको छोड़ने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज है और कानून से ही पश्चिम बंगाल चलेगा। कोई कानून में हाथ में लेगा तो उस पर कार्रवाई हो। तो कार्रवाई चौतरफा हो रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध में हो रहा है, राजनीतिक बदला है। टीएमसी के एक डॉन, जिन्हें ममता का डॉन भी कहते हैं, उससे पहले एक तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं, ममता की तस्वीर हटाई गई है। नगर निगम की तस्वीर है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अंदर घुसे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है, ममता बनर्जी की तस्वीर हटाई गई। अब देखिए ममता के डॉन पर एक्शन हुआ है। जो देख रहे हैं जिसे चलता हुआ, ये ममता का डॉन है। इसका नाम पप्पू डॉन है। कहा जाता है कि ममता के राज में ये डॉन था। इसके ऊपर बहुत से आरोप भी लगे हैं। अब देखिए ईडी ने कार्रवाई की है और पप्पू डॉन को ईडी ने उठा लिया है। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पप्पू डॉन को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम लेकर सोना पप्पू को कोर्ट पहुंची है। अब देखिए जरा क्या आरोप है इस शख्स पर। ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन अब तक एजेंसियों से दूर था। सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार ममता राज का सबसे बड़ा डॉन था, लेकिन बंगाल में सरकार बदलते ही वो कानून के शिकंजे में आ गया। ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद इसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली के आरोप में हुई है। बताया जाता है कि सोना पप्पू का ममता राज में आतंक हुआ करता था। वो कटमनी वसूलता था और ना देने पर लोगों को प्रताड़ित करता था। उसके आतंक के सामने पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी रहती थी। ईडी ने अवैध वित्तीय लेन देन को लेकर उसे 5 समन जारी किए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुआ और कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। हाल में इसी केस में ईडी ने एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया और जिसके बाद सोना पप्पू पर दबाव बढ़ा और वो सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचा था, लेकिन जांच एजेंसी के सवालों के सामने उसकी हेकड़ी निकल गई। उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया है। सुनिए जरा कुणाल घोष क्या कह रहे हैं और अग्निमित्रा पॉल क्या कह रही है। के ऊपर जो टॉर्चर चल रहा है, सीपीएम जमाने में जो होता था वो फिर हुआ। इतना सारा गरीबों का प्रॉब्लम हो गया। और दूसरा ये पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है, घर से निकल रहा है, केस दे रहा है, उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट थ्रेट ये सब चल रहा है। वो आप अभिषेक बनर्जी हो सकते हैं, आप ममता बनर्जी हो सकते हैं, आप जावेद खान हो सकते हैं, आप वो पप्पू बोल के वो बदमाश क्रिमिनल सोना पप्पू हो सकते हैं, आप राजू नौशकर हो सकते हैं। कितना बुद्धू है ये लोग ना। समझते थे कि ये लोग इंडिस्पेंसिबल है, कभी उन लोग को हटाया नहीं जाएगा। 15 साल बेलेघाटा में और कौशबा में इतना बदमाशी किए, अब अरेस्टेड है। और अभिषेक बनर्जी भी, आप भी कोई भगवान नहीं है। ये पब्लिक का पैसा से सरकार चल रहा है और पब्लिक को कोई अपमान हो, असुविधा हो या पब्लिक को ठग कर कुछ किया जाए, वो हम लोग करने नहीं देंगे। अब देखिए इन सारे एक्शन के बीच शुभेंदु अधिकारी के एक एक्शन की तारीफ हो रही है जो अब तक अड़चन थी ममता राज में, ऐसा आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के साथ बैठक की पिछले दिनों और यह तय किया कि वो इलाका वो बीएसएफ को देंगे, वो जगह केंद्र सरकार को देंगे जहां सबसे जरूरी है सुरक्षा। वो कौन सी जगह मैं आपको बताऊं, खासतौर से बॉर्डर का इलाका। बॉर्डर के इलाके
कि जो जमीन है बीएसएफ चाहती थी, आरोप लगा कि ममता राज में वो जमीन नहीं मिल पाई बीएसएफ को, और वो खास जगह है जिसे चिकन नेक कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा विरोधियों को, और खासतौर से बांग्लादेश में भी आपने सुना होगा, जब बांग्लादेश में कहा जाता था भारत की चिकन नेक काट देंगे, चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। वो चिकन नेक पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, वहां की जमीन शुभेंदु अधिकारी केंद्र को देने जा रहे हैं। देखिए जरा, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जा सके। ये आप देख रहे हैं नक्शा, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, इसमें असम एक आप देख रहे हैं, ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश देख रहे हैं, उधर नेपाल देख रहे हैं, लेकिन ये बीच का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है सिलीगुड़ी के पास, जो व्हाइट सर्कल आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी से ही आप देख रहे हैं, यहां से निकलकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होती है। सिर्फ यही हिस्सा है जहां नॉर्थ ईस्ट में एंट्री होती है, बाकी बांग्लादेश है और कहीं से आप नहीं जा सकते नॉर्थ ईस्ट में। इसको चिकन नेक कहते हैं, और बांग्लादेश को में आपने सुना होगा कट्टरपंथियों को कि चिकन नेक काटेंगे। ये यहां की जमीन शुभेंदु ने केंद्र सरकार को दी है, जो सुरक्षा के लिए जरूरी थी। यहां सुरक्षा होगी तो भविष्य में दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट को चिकन नेक से काट सकता है। शुभेंदु ने यह बड़ा काम किया है और शायद इसकी बहुत जरूरत भी थी, और इसके लिए उनकी तारीफ हो रही है जो अब तक रुका हुआ था। देखिए जरा इसका मकसद क्या है। यह है चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक बहुत संवेदनशील और अहम है। देश के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य चिकन नेक के रास्ते से जुड़े हुए हैं। कई जगह यह रास्ता महज 20 से 22 किलोमीटर संकरा है, और इस रास्ते में अगर रुकावट आई तो 8 राज्य जो आप देख रहे हैं ये सब कट जाएंगे। आरोप लगते रहे कि चीन और बांग्लादेश की नजर इस पर रहती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी चिकन नेक को लेकर धमकी भी देते रहे, इसलिए सुरक्षा और नेटवर्क के लिए केंद्र इसका जिम्मा मांग रही थी, लेकिन आरोप लगा कि ममता सरकार इसे जानबूझकर टाल रही थी। अब शुभेंदु ने चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन केंद्र को सौंप दी है, साथ ही चिकन नेक से जुड़े हाईवे भी अब केंद्र के अधीन होंगे। मतलब अंडरग्राउंड रेल सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज काम होगा। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास और नेटवर्क भी बढ़ेगा, और भारत के नाजुक बॉर्डर वाले रास्ते की सुरक्षा मजबूत होगी। इसके अलावा देखिए, घुसपैठियों पर अंटर है। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु ने पहला फैसला घुसपैठियों के खिलाफ किया। घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर तारबंदी शुरू की। 45 दिन में फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन का ऐलान कर दिया है। अब घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु ने एक और हंटर चलाया है। वो ये कहा जिनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। शुभेंदु ने कहा मुझे पता है मेरे सीएम बनने से जमाते इस्लामी की नींद उड़ गई है, और मैं न किसी से डरने वाला हूं और न किसी दबाव के आगे झुकूंगा। हम देश को सुरक्षित रखने का काम जरूर करेंगे, जिसे दिक्कत है वो कोर्ट जाए। शुभेंदु ने घुसपैठ पर कड़े एक्शन का बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी विरोध कर रहे हैं। वहां के बांग्लादेश सरकार के सलाहकार हुमायूं कबीर ने बयान जारी किया है। कहा सीमा पर बाड़ लगाने के भारत के फैसले से बांग्लादेश डरा नहीं है। बॉर्डर और प्रवासियों के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो बातचीत को भी तैयार है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। डरने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। नेशन फर्स्ट, देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया, अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। ये सब नहीं चलेगा। आप लोग पार्थ सर्कस में काल जो किया हमारी पुलिस भाई का साथ, आपको भुगतना पड़ेगा। और आइए बंगाल के बाद दूसरे राज्य चलते हैं, जहां के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजर है कि यूपी में क्या होगा। 27 की सत्ता का धर्मयुद्ध शुरू हो गया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्तर में थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे थे, एक खास कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे।